हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम अपना कंप्लीट पॉलिटी का एग्जीक्यूटिव पार्ट करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स की वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। सो आज हम पूरा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, कैसे इलेक्शन होता है, प्रोसीजर, क्वालिफिकेशन, वैकेंसी, रिमूवल, इम्पीचमेंट, ये सब देखने वाले हैं। टेबुलर फॉर्म में हम पूरा गवर्नर और प्रेसिडेंट का कंपेरिजन देखेंगे, क्योंकि जब भी हम प्रेसिडेंट पढ़ते हैं सेंट्रल लेवल पे, तो हमें साथ में स्टेट लेवल पे गवर्नर पढ़ना होता है। ठीक है, उनकी पार्डनिंग पावर्स देखेंगे, बिल कैसे कैसे आता है, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, सारे फीचर्स देखेंगे। वाइस प्रेसिडेंट देखेंगे, पूरी टेन्योर, रिमूवल, सब कुछ। प्राइम मिनिस्टर देखेंगे, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट, इनके फंक्शन, अमेंडमेंट्स, मीटिंग्स कैसे कैसे होती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन हम कैसे लेके आते हैं, लास्ट में थैंक यू एंड आपको बाय बाय बोल के हम निकल जाएंगे। ठीक है, और ये सारा होगा आपको विद इन 20 मिनट्स ओनली। तो सबसे ज़्यादा शॉर्ट एंड कंसाइज नोट मिलेंगे, जिससे आपके एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। सो आपके लिए वीडियो बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेगी, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अपने एमसीक्यूज इससे सॉल्व कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहली बात है, आपका जो पार्लियामेंट होता है बेसिकली उसमें आपके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट में आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर होता है आपका लॉ मेकिंग, ठीक है, जो आपका लॉ बनाएगा, और एग्जीक्यूटिव होता है जो आपको इंप्लीमेंट करेगा, लॉ इंप्लीमेंटेशन बॉडी। एंड जुडिशरी में आपके कोर्ट्स आ जाते हैं जो जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ये सारे। ठीक है, सो आज हम जो है ना एग्जीक्यूटिव पार्ट कर रहे हैं, देन हम अपना लेजिस्लेचर करेंगे, जुडिशरी करेंगे, फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, ये सब करेंगे, कंप्लीट पॉलिटी की सीरीज करेंगे। ठीक है, और मैं सारी वीडियोस को शॉर्ट एंड क्रिस्प ही रखूंगी। सो देखो, ये जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है, इसमें अपना प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, एंड एजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी है। ठीक है, कैग, एजी आपके जो होते हैं, बिकॉज वो भी हमारे लॉ को इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करते हैं। सो अब हम आगे चलते हैं। देखो, इनका इलेक्शन कैसे होता है, सबसे बड़ी बात, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा। देखो, जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, वो नॉमिनल हेड होते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं हमारे, वो रियल हेड होते हैं। यहाँ से आपका एमसीक्यू बनता है, तो बहुत कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स को। सो प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड, प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड। इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये सिटीजन होते हैं, इंडिया के होने चाहिए, मतलब बाय बर्थ या नेचुरलाइजेशन से। यूएसए में नेचुरलाइजेशन से नहीं है, वहाँ पे बाय बर्थ बोला गया है। ठीक है, इंडिया के सिटीजन, हमारे कंट्री में बाय बर्थ, नेचुरलाइजेशन कैसे भी हो, सिटीजन होने चाहिए। एज जो है मोर देन 35 ईयर्स होनी चाहिए। उसके बाद इसमें क्या होता है, 50 इलेक्टर्स। सबसे पहले 50 प्रपोजल्स वाला कॉन्सेप्ट आता है कि भाई 50 लोग, 50 लोग प्रपोज करेंगे, 50 लोग इलेक्टर्स जो है उसको अप्रूव कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद क्वालिफाइड होने चाहिए मेंबर ऑफ लोकसभा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो किस उसके मेंबरशिप के लिए क्वालिफाई होने चाहिए, लोकसभा के लिए, क्योंकि जब आप वाइस प्रेसिडेंट पढ़ोगे वहाँ पे आप पढ़ोगे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए राज्यसभा के लिए। इनका कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मतलब ये 2 जगह पे सरकार के साथ साथ कई प्राइवेट काम, बिजनेस कुछ नहीं करे, कि 2 जगह से इनको सैलरी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका इलेक्शन। इलेक्शन में कौन कौन पार्ट लेता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूपीएससी जो क्वेश्चन है वो यहीं से करता है। देखो, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, वो सब इनके इलेक्शन में पार्ट लेंगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ओनली, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। एमएलए पार्ट लेंगे, और यूनियन टेरिटरी, जिन जिन स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो पार्ट लेंगे। लेकिन इन सब में सिर्फ जो इलेक्टेड मेंबर्स है ना आपके, वही पार्ट लेंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्ट नहीं लेंगे। ठीक है, सो बेसिकली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, एमएलएज ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड यूनियन टेरिटरी, लेकिन सबके हमारे सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इम्पीचमेंट पे। इम्पीचमेंट में आपके कौन कौन, मतलब इनको हटाने के लिए कौन कौन पार्ट लेता है। इसमें भी आपके जो है एमएलए पार्ट नहीं लेते हैं, मतलब उसमें आपके नॉमिनेटेड एमएलए पार्ट नहीं ले रहे थे इलेक्शन में। ठीक है, लेकिन इलेक्टेड ले रहे थे। इसमें आपके ना इलेक्टेड पार्ट लेते हैं, ना नॉमिनेटेड पार्ट लेते हैं। ठीक है, सिर्फ एमपीज पार्ट लेंगे लोकसभा और राज्यसभा में। इसकी कॉमन सेंस ये है कि देखो, जो प्रेसिडेंट होता है वो आपका बेसिकली सेंट्रल, एक बोला जाता है ना कि सेंट्रल फिगर है। ठीक है, बोलने के लिए। सो जो सेंटर के ही लोग उसको हटाएंगे, ठीक है, स्टेट के लोग उसको नहीं हटाएंगे। सो इसलिए लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट को हटाने में पार्ट लेते हैं, एमएलए पार्ट नहीं लेते हैं। और यही सेम जो मेंबर्स है, ये आपके इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में पार्ट लेंगे। ठीक है, जो भी इलेक्शन पढ़ाऊंगी मैं आपको वाइस प्रेसिडेंट का, तो जो इनके इंपीचमेंट में पार्ट ले रहे वो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने में पार्ट लेंगे। ठीक है, अब अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है तो वो कहाँ पे जाएगा, आप बताओ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ऑब्वियसली वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। कोई भी डिस्प्यूट आएगा इनके इलेक्शन के रिगार्डिंग, सो सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है और वही सॉल्व करती है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, अगर हम इम्पीचमेंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट का, तो किस बेस पे कर रहे हैं, तो हम करें वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे। मतलब कोई आपके पास सॉलिड रीजन तो होना चाहिए कि आप उनको क्यों रिमूव कर रहे हो, प्रेसिडेंट है वो इंडिया के। ठीक है, सो दिस इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे हम उनका रिमूवल कर सकते हैं। फिर इनका प्रोसीजर क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से कर सकते हो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, और सीक्रेट बैलेट से कर सकते हो। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट अभी आप इतना समझ लीजिए कि जैसे A, B, C, D, इन सबको आपको ना 1, 2, 3, 4 अपनी प्रेफरेंसेस देनी है।
तो जैसे अगर सबसे लीस्ट प्रेफरेंस इसको मिलती है तो इसकी इसमें ट्रांसफर हो जाती है, इसकी इसमें ट्रांसफर हो जाती है, बेसिकली वो ट्रांसफर होता जाएगा आगे, ठीक है। सो आपको हर एक को प्रेफरेंस देनी होती है, लास्ट में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जिसको मिलते हैं वो प्रेसिडेंट बनता है। सो वो ट्रांसफर हो रहा है एक तरीके से। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन का आपका राइट दिया गया है। सीक्रेट बैलेट जो है आपका जो इलेक्शन होता है वो सीक्रेटली होता है, इसलिए सीक्रेट बैलेट बोला गया है। सो ये 1, 2, 3 तीनों स्टेप इसमें जो है यूज़ किए जाते हैं। अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो मैं बता चुकी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ओथ वो किसको देंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, वो प्रेसिडेंट की जो है ओथ इनटेक करवाते हैं। इम्यूनिटी में इनके पास पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल दोनों इम्यूनिटी होती है। प्रोफेशनल इम्यूनिटी मतलब प्रोफेशनल तरीके से कोई भी काम करेंगे तो इनके ऊपर नो केस नो चार्जेस कुछ नहीं होगा। पर्सनल में सिविल और क्रिमिनल दो टाइप से इम्यूनिटी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आप सिविल इन्होंने कोई काम कर दिया है और आपको इनके अगेंस्ट में केस करना है तो आपको इनको प्रायर 2 मंथ्स का नोटिस बताना पड़ेगा कि देखिए आपने ये काम किया था, इसके अगेंस्ट में हम चार्ज फाइल करने जा रहे हैं, तो वो 2 मंथ्स प्रायर नोटिस देना होता है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में क्या होता है, इसमें आपको कोई भी नोटिस वगैरह नहीं देना, ये 100% इम्यून है। जब तक वो प्रेसिडेंट रहेंगे आप उनके अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल चार्ज एसोसिएट या शुरू नहीं कर सकते हो। इसका देखो बेसिक सा लॉजिक है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट फिगर है ऑफ इंडिया के, तो आप कैसे उनको बोल सकते हो ये किसी भी क्राइम से एसोसिएटेड है। तो जब तक वो इस सीट के ऊपर बैठे हुए हैं आप इनके अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो पहले आपको उनको एज अ प्रेसिडेंट रिमूव करना पड़ेगा, इम्पीच करना पड़ेगा, देन आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। सिविल कर सकते हो प्रायर 2 मंथ्स नोटिस देके। देन वोटिंग इन पे कैसे होते हैं, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। आपको यूपीएससी कंफ्यूज करेगा 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग लिख के, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस होती है इनकी वोटिंग, ठीक है। वैकेंसी अगर हो जाती है प्रेसिडेंट की, पहले तो किन किन रीजन की वजह से होगी, डेथ हो सकती है, रेजिग्नेशन हो सकता है, इनका टेन्योर एक्सपायर हो सकता है, रिमूवल हो सकता है, या वो बीमार हो सकते हैं। अगर डेथ हो गई है तो वाइस प्रेसिडेंट आपका आके चार्ज ले लेंगे, रेजिग्नेशन में भी वाइस प्रेसिडेंट ले लेंगे, ठीक है। रिमूवल में भी वाइस प्रेसिडेंट आके चार्ज लेते हैं जब तक नया प्रेसिडेंट आते हैं। अगर बीमार हो गए तो भी वाइस प्रेसिडेंट संभाल लेंगे। लेकिन अगर टेन्योर एक्सपायर हो गया है तो वाइस प्रेसिडेंट चार्ज नहीं लेंगे, विद इन 6 मंथ्स हमको इलेक्शन कराने होते हैं। ये कैच है, यही आपको याद रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट एक्सपायरी ऑफ टेन्योर में चार्ज नहीं लेते हैं। 6 महीने के अंदर आपको इलेक्शन कराने हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है तो कौन चार्ज लेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेंगे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अवेलेबल नहीं है तो कौन चार्ज लेगा, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब आप ये नहीं बोल सकते कि कोई सीनियर मोस्ट जज है ही नहीं, क्योंकि कोई तो जज होगा, जो भी बंदा होगा सबसे सीनियर एज में वो आके चार्ज ले लेगा, ठीक है, प्रेसिडेंट का। और जो बंदा जब प्रेसिडेंट की सीट पे बैठेगा तो वो सारे पर्क्स अलाउंसेस सारी फैसिलिटीज़ वो प्रेसिडेंट वाली ही इंजॉय करेगा, सैलरी अलाउंसेस सब कुछ, ठीक है। अब हम आते हैं इनकी पावर के ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो पावर है आपकी वो है लेजिस्लेटिव पावर, जो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो जो आपकी लेजिस्लेटिव पावर होती है वो होती है आपकी लॉ मेकिंग पावर बेसिकली। इसमें आपका होता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, जो कि आर्टिकल 123 के तहत आता है आपका प्रेसिडेंट का, एंड आर्टिकल 213 के तहत आएगा गवर्नर का। जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है इसमें आपकी यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट दोनों पे प्रेसिडेंट आपका रूल बना सकते हैं, क्योंकि वो पूरे इंडिया के लिए बना सकते हैं। वेल जो गवर्नर है वो अपनी पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही लिस्ट, स्टेट लिस्ट वाले पे ही रूल बना सकते हैं, ठीक है, बेसिकली लॉ बना सकते हैं। देखो इसमें एक्सेप्शन है, कब कब आपका जो है प्रेसिडेंट जो है आपके रूल बनाएंगे, ठीक है। या तो लोकसभा सेशन में नहीं है या राज्यसभा सेशन में नहीं है या दोनों सेशन में नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब प्रेसिडेंट का मन किया मुंह उठाया और रूल एक्ट बना दिया, लॉ बना दिया, ठीक है। जब दोनों हाउस सेशन में नहीं है, कोई भी एक हाउस सेशन में नहीं है, तब वो बना सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू हो सकता है उनके ऊपर डेफिनेटली। अब हम आगे चलते हैं, पार्लियामेंट के जो सेशन होते हैं आपके वो विद इन 6 मंथ्स में आपके जो है वोटिंग, अगर जब पार्लियामेंट वापस आ जाएगा सेशन में, सो बेसिकली जो उन्होंने ऑर्डिनेंस बनाया था वो विद इन 6 मंथ्स अप्रूव हो जाना चाहिए। अगर वो अप्रूव हो गया तो आपका ऑर्डिनेंस कंटिन्यू रहेगा, अगर वो डिसअप्रूव हो जाता है वो वहीं पे लैप्स हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम लाइफ स्पेन, जो यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, यूपीएससी हमेशा पूछता है ऑर्डिनेंस का मैक्सिमम लाइफ स्पेन कितना होता है। सो बेसिकली वो 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स होता है। 6 मंथ्स इसलिए जब प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस बनाया था तो 6 मंथ्स के लिए चलेगा, लेकिन जब वोटिंग होगी, जब पार्लियामेंट सेशन में आया है तो उसमें 6 वीक्स का टाइम पीरियड दिया कि विद इन 6 वीक्स आपको वोटिंग डन करवा लेनी है। सो विद इन 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स इज द मैक्सिमम लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्डिनेंस। अब प्रेसिडेंट की पावर क्या क्या है, या तो वो किसी भी बिल को एसेंट दे सकते हैं, या विद होल्ड कर सकते हैं, या रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो अगर वो मनी बिल है तो वो प्रेसिडेंट भी रिटर्न नहीं कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई वो पैसे का बिल है, पैसा सरकार को चाहिए है, अगर प्रेसिडेंट रिटर्न करते रहेंगे ये गेम खेलते रहेंगे तो कैसे सरकार अपना देश चलाएगी, है ना। तो या तो वो मनी बिल को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। 3 टाइप के बिल हम पार्लियामेंट में भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज मनी बिल, उसको रिटर्न नहीं कर सकते। सेकेंड इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इसको प्रेसिडेंट को मस्ट है, उनको एसेंट देना ही देना पड़ेगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का बिल है। थर्ड इज ऑर्डिनरी बिल, इसको वो रेटिफाई कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं, तीनों
दोनों कर सकते हैं, मतलब कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो रेटिफिकेशन कर दी, रिजेक्ट कर दिया, उनको नहीं पसंद आया, रिटर्न कर दिया कि भाई तुम दोबारा देखो और दोबारा से मेरे पास लेके आओ। अब हम आते हैं इनके वीटो पावर और पार्डनिंग पावर पे। देखो इनके पास हमारे कंट्री में बेसिकली आपकी 3 वीटो है, एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो एंड सस्पेंसिव वीटो। क्वालिफाइड वीटो इंडिया में नहीं है अवेलेबल, ये आपके यूएसए में। एब्सोल्यूट वीटो होते हैं कंप्लीटली मना कर दिया उन्होंने, कंप्लीटली डिनाई कर दिया कि नहीं उनको उसको कंसिडर ही नहीं करना, ठीक है। पॉकेट वीटो होती है इन्फिनिटी टाइम तक, कितने भी टाइम तक उन्होंने अपनी पॉकेट में रख लिया। सो ये एक फ्रेज भी है कि इंडिया के प्रेसिडेंट की जो पॉकेट है वो बड़ी है एज कम्पेयर टू यूएस के प्रेसिडेंट के पॉकेट से, क्योंकि उनके में वहाँ पे टाइम पीरियड गिवन है। हमारे इंडिया में पॉकेट वीटो में कोई टाइम पीरियड गिवन नहीं है, वो कब तक अपनी पॉकेट में रखते हैं वो बिल्कुल देखते ही नहीं है, ठीक है। क्वालिफाइड वीटो इंडिया में है ही नहीं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है पॉकेट वीटो के लिए। सस्पेंसिव वीटो होती है कि वो कंसिडर तो करेंगे लेकिन अभी बता नहीं रहे हैं, ठीक है, और बेसिकली दोबारा आपको भेज देंगे या फिर चेक करने के लिए इस तरीके से, ठीक है। और एब्सोल्यूट वीटो में कंप्लीटली मना कर देंगे। तो ये हमारे कुछ पार्डनिंग पावर्स है। अब इनमें देखते हैं हम क्या क्या है। पार्डन मतलब होता है कंप्लीटली क्लीन चिट दे देना कि भाई इस बंदे ने कोई क्राइम जैसे किया ही ना हो, कंप्लीटली माफ कर देना। कम्यूट मतलब होता है आपने उसकी क्वालिटी कम कर दी। अगर उसको मान लो फॉर एग्जांपल लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया था तो आपने बोल दिया अब उसको 10 ईयर्स की ही सजा मिलेगी, ठीक है। रिस्पाइट मतलब होता है स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, देखो इसमें एस आता है और इसमें भी एस आता है, सो अब इससे याद कर सकते हो, ट्रिक हो गई। रिस्पाइट में कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, कोई वुमेन है जो प्रेग्नेंट है तो उसके लिए सजा को उस हिसाब से मॉडिफाई कर देना इन ओनली स्पेशल सर्कमस्टांसेस। रेमिट में क्या होता है क्वांटिटी कम कर दी, किसी को अगर 20 साल की सजा मिली थी तो आपने बोले 10 साल की सजा काटेगा, ठीक है। कम्यूट में होता है आपने क्वालिटी कम किया, मतलब रिगरस इम्प्रिजनमेंट से, मतलब उसको बहुत रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली थी तो आपने बोल दिया कि 10 ईयर्स के लिए ही मान लो कि आप अब ये 10 ईयर्स की सजा रहेगी लेकिन इतनी रिगरस नहीं रहेगी इसके लिए, ठीक है। रेप्राइव में होता है अभी के लिए आपने पोस्टपोन कर दिया, थोड़ा डिले कर दिया है। सो ये चीज़ें हैं। अब हम चलते हैं आगे, एक सेकेंड। हाँ देखो इनकी कुछ डिस्क्रिशनरी पार्ट्स होती है। अब उसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ना बिग बॉस हाउस में जो लोग बिग बॉस देखते होंगे वो लोग बोलते हैं मेरी मर्जी टाइप, है ना, मेरी मर्जी। सो वही होता है डिस्क्रिशनरी पार्ट एक तरीके से कि भाई बिग बॉस में जैसे सब बोलते रहते हैं मेरी मर्जी, वो चीज़ कि प्रेसिडेंट हैज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनल बट सम सिचुएशनल डिस्क्रिशन ही हैज़। अब वो कैसे है, उनके पास संविधान ने उनको कोई डिस्क्रिशन नहीं दी है लेकिन कुछ सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उनको डिस्क्रिशंस मिली हुई हैं। जब कोई भी क्लियर मेजोरिटी नहीं होती, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर कोई भी क्लियर मेजोरिटी अभी लोकसभा में नहीं आई है जिसकी सरकार बन सकती है तो उनकी मर्जी वो किसको आगे बुलाएंगे सरकार बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन गवर्नर के पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशंस भी अवेलेबल है, जैसे कि वो अपना बिल जो है रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के कंसेंट के लिए, ठीक है, एड एंड एडवाइस के लिए। इमरजेंसी के टाइम पे बोल सकते हैं प्रेसिडेंट रूल लगा दो स्टेट में, या सीएम से चीफ मिनिस्टर साहब से रिपोर्ट मांग सकते हैं, ठीक है। सो गवर्नर के क्वेश्चन आता है अगर क्या प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशंस है, नहीं है, उनके पास सिर्फ सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। सिचुएशन के हिसाब से वो काम करेंगे और वो भी जब सरकार बनानी होती है उस टाइम पे, बेस्ट एग्जांपल है। बट गवर्नर के पास आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन भी है और सिचुएशनल डिस्क्रिशंस भी हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखो जो आपका गवर्नर होता है और प्रेसिडेंट होता है इसमें बेसिकली मेजर डिफरेंस अब हम चेक करेंगे। आई थिंक वीडियो थोड़ी सी 20 मिनट से ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि हमें अभी प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी करना है, बट इट्स ओके, आप लोग को समझ आना चाहिए और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, आपके बेसिकली MCQs बनने चाहिए, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम गवर्नर एंड प्रेसिडेंट पे। देखो गवर्नर जो है उसकी पार्डनिंग पावर जो है वो सिर्फ स्टेट लॉ तक रहेगी आपकी सीमित, ये डिफरेंस है मेन। लेकिन जो प्रेसिडेंट है उनकी जो पार्डनिंग पावर है, माफ़ करने की क्षमता है, वो सेंट्रल लॉज पर भी है, ठीक है। जो आपकी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो आर्टिकल 213 में आती है गवर्नर की एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए, लेकिन आपके प्रेसिडेंट की आर्टिकल 123 में आती है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और रहेगा आपका पार्डनिंग पावर में, प्रेसिडेंट आपके डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं, या कोर्ट मार्शल को भी, लेकिन गवर्नर आपके ये दोनों चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। फर्दर गवर्नर के इलेक्शन देखते हैं, यहाँ से आपका प्रॉपर गवर्नर स्टार्ट हो जाएगा, प्रेसिडेंट आपका यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है। गवर्नर का जो इलेक्शन है उसका कोई प्रोसीजर या गवर्नर का कुछ भी इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होती है, वारंट अंडर हैंड एंड सील, ठीक है। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं पर्टिकुलर स्टेट में। एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, ऐसा नहीं कह सकते आप उनके सबऑर्डिनेट है ये, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिचुएशनल डिस्क्रिशन है इनके पास, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। ओथ इनको कौन दिलाता है, जैसे प्रेसिडेंट को जो है ओथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन केस ऑफ प्रेसिडेंट, सिमिलरली गवर्नर को ओथ दिलाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इम्यूनिटी इनकी सेम है प्रेसिडेंट की तरह, सिविल एंड क्रिमिनल, जो अभी देखो हमने ये ऊपर देखी थी ना इम्यूनिटीज आपकी ये वाली, देखो
ये वाली प्रोफेशनल इम्यूनिटी सेम सिविल एंड क्रिमिनल। सिविल में 2 मंथ्स का नोटिस देना होता है, क्रिमिनल में जब तक वो गवर्नर है आप उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी स्टार्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। ट्रांसफर इनका किया जा सकता है, रीअपॉइंटमेंट इनकी हो सकती है। रेजिग्नेशन किसको देंगे ये आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, रेजिग्नेशन किसको देते हैं ये अपना, ठीक है। गवर्नर किसको रेजिग्नेशन देंगे, एक हिंट देती हूँ, मोस्टली जो जिसको अपॉइंट करता है वो उसी को ही रेजिग्नेशन देता है, बट स्टिल आप एक बार चेक करके बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना गवर्नर अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं। इनकी जो एक पावर होती है कि चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज होते हैं, ठीक है। सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज बिल। बिल पढ़ते हैं, बिल कैसे होता है। देखो कोई भी बिल आता है अगर वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, सेंट्रल का तो हम पढ़ चुके हैं, सो पहली बात वह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तो आ ही नहीं सकता, वो सिर्फ सेंट्रल लेवल पे ही आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंडमेंट करना है, चेंज करना है। अगर स्टेट में आपका आता है 2 टाइप के बिल, ऑर्डिनरी बिल है 1 एंड अदर इज मनी बिल। अब हम रिस्पेक्टिवली देखते हैं क्या क्या इसमें सिनेरियोज बनते हैं। अगर कोई भी ऑर्डिनरी बिल आता है तो गवर्नर साहब उस पर अपना एसेंट दे सकते हैं, उसको रिजेक्ट, सॉरी प्रेसिडेंट साहब उस पर अपना एसेंट दे सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऑर्डिनरी बिल आता है, ठीक है, कहीं पर भी। लेकिन गवर्नर के पास एक चौथी जो पावर होती है वो ये होती है कि वो एसेंट देगा, रिजेक्ट करेगा, रिटर्न करेगा, लेकिन वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व भी कर सकता है स्टेट में। यहाँ पे सेंटर की बात हो रही, सेंटर में प्रेसिडेंट साहब ऑर्डिनरी बिल पे क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर स्टेट की बात करेंगे तो गवर्नर के पास एक 4th ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन कि वो रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए। सेम अगर मनी बिल आता है आपका, उसमें वो एक सेकेंड, अगर आपका मनी बिल आएगा तो उसके पास जो है मनी बिल को एसेंट देने का ऑप्शन है, रिजेक्ट करने का ऑप्शन है, लेकिन रिटर्न करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब भी आपका मनी बिल रिटर्न नहीं कर सकते हैं। अगर गवर्नर ने आपका रिजर्व कर लिया है मनी बिल, ठीक है, तो भी प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद या तो वो एक्सेप्ट करेंगे या वो रिजेक्ट कर देंगे, बट ही कांट रिटर्न द बिल। सो प्रेसिडेंट किसी भी केस में मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते हैं। गवर्नर तो भूल ही जाओ, रिटर्न कर ही नहीं सकते हैं जब प्रेसिडेंट ही नहीं कर सकते हैं। तो अगर गवर्नर उस बिल को रिजर्व भी करता है, मनी बिल को प्रेसिडेंट के लिए, तो भी वो बिल जो है रिटर्न नहीं किया जा सकता। यहाँ पे आपका गवर्नर, प्रेसिडेंट और दोनों का कंपेरिजन, गवर्नर वर्सेस प्रेसिडेंट फिनिश होता है, ठीक है। अब हम करते हैं वाइस प्रेसिडेंट, नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव पार्ट अपना। इनका इलेक्शन कैसे होता है, इनडायरेक्टली इनका इलेक्शन होता है, ठीक है। इनका एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो जिसमें पार्ट लेते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ बोथ द हाउसेस। अभी हम ऊपर पढ़ के भी आए थे कि जो आपके प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में पार्ट लेंगे, मतलब रिमूवल में पार्ट लेंगे, वो आपके वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, और एमएलएस पार्ट नहीं लेते हैं। सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, तो लोकसभा राज्यसभा के दोनों हाउसेस के इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्ट लेंगे। साथ ही में एक चेक बॉक्स है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, यूपीएससी इस पर सवाल पूछता है, तो आप इस साइड में लिख लीजिएगा कि प्रेसिडेंट का जो ग्राउंड ऑफ रिमूवल है वो मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वाइस प्रेसिडेंट का कोई रिमूवल मेंशन नहीं है, मैंने एक साथ बता दिया ताकि आपको कहीं ढूंढना ना पड़े और आप कंफ्यूज ना हो जाओ। सुप्रीम कोर्ट का भी मेंशन है मिसबिहेवियर पे, अगर कोई भी जज मिसबिहेव करता है तो वो ग्राउंड ऑफ रिमूवल बन जाएगा, उनको रिमूव करने के लिए। ये मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मैंने तीनों का एक साथ बता दिया। अब वाइस प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स तक का होता है। रिमूवल में बता चुकी हूँ, आपको मेंशन है। इनका कोई इंपीचमेंट का प्रोसीजर रिक्वायर्ड नहीं है। इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए होती है राज्यसभा में। इफेक्टिव मेजोरिटी होती है जो आपकी टोटल स्ट्रेंथ होती है, उसमें से आपके डेड हो गए, वेकेंट सीट्स हो गई, ये सब आप रिमूव कर दो, ठीक है। जो पर्सन्स नहीं आए हैं या जो सीट्स वेकेंट है, तो जो बंदे बच गए उसकी मेजोरिटी होनी चाहिए, और सिंपल मेजोरिटी आएगी लोकसभा में, ठीक है। सिंपल तो आपको पता है प्रेजेंट एंड वोटिंग का मोर देन 50%, ठीक है। सो इफेक्टिव आपको पता चल गया है ना, डेड और वेकेंट जितने भी सीट्स हो गई इस तरीके से उनको माइनस करके जितने बंदे हैं उनका मोर देन 50% आप ले लोगे तो वो इफेक्टिव मेजोरिटी है। तो वो खाली हमें राज्यसभा में चाहिए है, और सिंपल हमें जो प्रेजेंट एंड वोटिंग का मोर देन 50% चाहिए है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का मोर देन 50% वो चाहिए हमें लोकसभा में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। क्वालिफिकेशन सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, सेम 35 ईयर्स होनी चाहिए। अब यहाँ पे है आपका चेक कि मेंबर ऑफ राज्यसभा होने चाहिए, जबकि प्रेसिडेंट के केस में था मेंबर ऑफ लोकसभा। मैंने साथ साथ कंपैरिजन लिख दिया ताकि आपको याद रहे और आप रिवाइज करते रहे, ठीक है। इनकी जो वैकेंसी है उसके कोई टाइम फ्रेम गिवन नहीं है, ठीक है। कोई कि भाई वैकेंसी के बाद इतने टाइम में इलेक्शन हो जाना चाहिए, उसका कोई टाइम फ्रेम गिवन नहीं है। बस लिखा है कि इलेक्शन एज सून एज पॉसिबल होना चाहिए। इनका जो मेथड ऑफ इलेक्शन है सेम है, बिल्कुल मैं समझा चुकी हूँ। STV सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड बाय सीक्रेट बैलेट, सेम एज प्रेसिडेंट हो गया। तभी मैंने बोला प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड वाइस प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पार्ट पूरा एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। देन आपका जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो चेयरमैन होते हैं आपके राज्यसभा के, और प्रेसिडिंग ऑफिसर्स होते हैं ऑफिसर होते हैं वो राज्यसभा के, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, अगर आपको वीडियो ये स्लो लग रही हो तो आप इसको थोड़ा फास्ट स्पीड अप करके देख लेना, और अगर फास्ट लग रही हो तो आप स्लो करके देख लेना यूट्यूब की सेटिंग में जाके जो ऑप्शन होता है, ठीक है, क्योंकि सब अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग देख सकते हो आप इजीली।
कॉन्सेप्ट ये है कि आपको मेन बात है कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। तो अब हम आते हैं प्राइम मिनिस्टर पे। सो उनका कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर मेंशन नहीं है हमारा इलेक्शन का कि पीएम का इलेक्शन कैसे होता है। प्रोसीजर इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इलेक्शन ऑफ पीएम होना चाहिए, ठीक है, और फिर उनकी मेजोरिटी प्रूव होनी चाहिए, ये है। उसके बाद जो होता है आपके वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए, ठीक है। वो लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा से भी हो सकते हैं, कोई सी भी हाउस से हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो लोकसभा से ही हो, ईदर और है, ठीक है, कोई सी भी हाउस से वो अपने आपके मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। जो आप जैसे आपके ऑनरेबल मनमोहन सिंह सर थे वो आपके राज्यसभा से थे, ठीक है। अभी आपके मोदी जी है वो आपके लोकसभा से, तो किसी भी हाउस से हो सकते हैं। उसके बाद जो आपके पीएम होते हैं उनको 6 मंथ के अंदर मेजोरिटी प्रूफ करनी होती है। पहले वो पीएम बन गए हैं, अब उनको किसी भी हाउस में 6 मंथ से, जिस हाउस से वो है बेसिकली, उसमें 6 मंथ के अंदर आपको मेजोरिटी प्रूफ करनी है। ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि वो पहले मेजोरिटी प्रूफ करे फिर वो पीएम बनाए जाएंगे, कि वो बन भी गए हैं तो आफ्टरवर्ड्स वो मेजोरिटी प्रूफ कर सकते हैं, बट टाइम फ्रेम है विद इन 6 मंथ्स, ठीक है। इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, जब तक ये प्रेसिडेंट के विल पे या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंजॉय करें मेजोरिटी तब तक ये रहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इस वीडियो के लास्ट सेक्शन पे, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो देखो, अगर ये हमारा पूरा पार्लियामेंट है, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के पार्ट है एग्जीक्यूटिव, तो इसके अंदर ये पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। इसके अंदर ये कुछ पार्ट है जो सिर्फ आपके कैबिनेट में आएंगे, जो बहुत ही अहम रोल निभाते हैं, बट कैबिनेट वर्ड आपका मेंशन नहीं था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, लेटर ऑन हमने 44th अमेंडमेंट एक्ट से इसको ऐड ऑन किया था। तो अगर स्टेटमेंट आते हैं ऑल एमपीज आर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, रॉन्ग। सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो ये भी है, तो ये क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है? नहीं, बट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पार्ट है, ठीक है। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या वर्ड मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में? यस, इट इज मेंशन इन आर्टिकल नंबर 74, साफ साफ बोलता है क्लियरली बिल्कुल कि एड एंड एडवाइस करने के लिए प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। क्या वो एडवाइस बाइंडिंग है? यस, बाइंडिंग है वो प्रेसिडेंट के ऊपर, लेटर ऑन ये बोल दिया गया था। प्रेसिडेंट उसको एक बार रिटर्न कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं कि आप एक बार दोबारा देख लीजिए। तो उन्होंने जैसे जैसे रिटर्न किया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, तो उन्होंने एक बार देख लिया और उन्होंने अगर वो दोबारा भेज दिया तो प्रेसिडेंट को मानना ही मानना पड़ेगा, इट इज बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, ठीक है। आर्टिकल 75 बोलता है जितने भी हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी लोकसभा को। स्टेटमेंट आ जाएगी पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। यही रीज़न है कि आपका लोकसभा में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, क्योंकि वो सिर्फ आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को, इससे राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आता है। अमेंडमेंट्स देख लीजिए एक बार। 91st अमेंडमेंट एक्ट बोलता है कि 15% होने चाहिए टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा के आपके मिनिस्टर्स। नहीं तो आप सोचो पीएम का मन करेगा सबको मिनिस्टर बना देगा, सबको पोर्टफोलियोज बांट देंगे, है ना। सो ऐसा नहीं होता है, मैक्सिमम 15% हो सकते हैं आपके, अंडर दिस लिमिट होना चाहिए, और वो भी लोकसभा के। डिस्क्वालिफिकेशन जो है आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, अगर मान लो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहा तो मिनिस्टर भी नहीं रहेगा। सीधी सी बात है, अगर वो पार्लियामेंट का ही मेंबर नहीं है तो आप उसको मिनिस्ट्री कैसे दे सकते हो, है ना। मीटिंग्स कैसे होते हैं इनकी, वो लोकसभा राज्यसभा दोनों की मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं, बट वो वोट उसी हाउस में करेंगे जिस हाउस के वो मेंबर है। तो अगर स्टेटमेंट आती है कि लोकसभा का एक मेंबर है, क्या वो राज्यसभा में जाके वोट कर सकता है? सो वो राज्यसभा में वोट नहीं कर सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है आपका वो सिर्फ लोकसभा में आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी जो सरकार है गिर जाती है नो कॉन्फिडेंस मोशन से, तो जितने भी आपके मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो लोकसभा में है चाहे वो राज्यसभा में, सबके सब रेजिग्नेशन देंगे, ठीक है। जैसे आपके एस शंकर सर है, वो आपके आई थिंक राज्यसभा से हैं, तो अगर अनफॉर्चुनेटली इनकी सरकार गिर जाती है मोदी गवर्नमेंट की, तो रेजिग्नेशन जो आपके राज्यसभा वाले मिनिस्टर है वो भी देंगे। ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे हम तो राज्यसभा में तो हम नहीं देंगे, ठीक है। इनके अगेंस्ट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपकी एड एंड एडवाइस प्रोवाइड करती है प्रेसिडेंट को, उनके अगेंस्ट में आप कोई भी कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते हो कि भाई नहीं इन्होंने तो मतलब प्रेसिडेंट से मान लीजिए कोई गलती हो गई तो वो तो कल को बोल देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे किया था मैंने तो। सो उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते। जुडिशियल रिव्यू होगा प्रेसिडेंट के डिसीजन पे जो उन्होंने काम किया है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है वो क्वेश्चन नहीं की जा सकती कि भाई उनकी एडवाइस गलत थी, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा पार्ट आता है कैबिनेट कमेटीज के ऊपर। देखो ये हमारी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन कमेटीज होते हैं, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर की कमेटीज है आपकी, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन इनका नहीं है। इनको प्रेसिडेंट सेटअप नहीं करते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सेटअप करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही आपका ट्रिकी क्वेश्चन है। यूपीएससी स्टेटमेंट दे देगा कि कैबिनेट कमेटीज वर सेटअप बाय प्रेसिडेंट। आप सोचोगे हाँ सब कुछ तो प्रेसिडेंट कर ही रहे हैं तो ये भी करेंगे, पर नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये याद रखना, प्राइम मिनिस्टर सेटअप करते हैं इनको। अच्छा, ये एडहोक होते हैं, टेम्परेरी बेसिस पे भी होते हैं और परमानेंट बेसिस पे भी होती है। इनके हेड कौन कौन हो सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। अगर लिख के आते हैं ओनली फाइनेंस मिनिस्टर क्या हेड हो सकते हैं? नहीं। ओनली प्राइम मिनिस्टर हेड हो सकते हैं? नहीं।
प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और आपके होम मिनिस्टर हो सकते हैं। इनकी रिकमेंडेशन जो होते हैं वो बाइंडिंग भी होती है और एडवाइजरी भी, दोनों तरीके से होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो है आज की वीडियो खत्म होती है। तो आज हमने पूरा आपका एग्जीक्यूटिव पार्ट कर लिया है। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके बाद हम अपना फंडामेंटल राइट्स, जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सारा पार्ट करेंगे और चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय